हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं TBL। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का पहला चैप्टर, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण में चुनौतियां। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बुक की शुरुआत होती है 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि से। तो एक दिन पहले जाएंगे, 14 अगस्त 1947। कितना भाई? 19 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद होता है। कौन आजाद होता है? पाकिस्तान आजाद होता है। और 15 अगस्त कितना मेरे भाई? 15 अगस्त 1947 को जो है भारत स्वतंत्र होता है। ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है, पाकिस्तान का जो निर्माण है वो भारत में से कटकर ही हुआ है, भारत का विभाजन होके हुआ है। लेकिन फिर भी ये 14 अगस्त, ये 15 अगस्त, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मेरे भाई, क्योंकि जो विभाजन करते वक्त, विभाजन के समय जो भारत के वायसराय थे, उनका नाम था माउंटबेटन। क्या था? माउंटबेटन। तो माउंटबेटन जो थे वो पाकिस्तान और भारत दोनों के स्वतंत्रता के जो समारोह थे उसमें शिरकत करना चाहते थे, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने 14 अगस्त और 15 अगस्त अलग अलग डेट रखी। इसीलिए तब से लेके आज तक पाकिस्तान जो है अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है, जबकि भारत 15 अगस्त को। पाकिस्तान का जो स्वतंत्रता कार्यक्रम हुआ था वो हुआ था कराची में, और वहीं भारत का हुआ था नई दिल्ली में। किधर भाई? नई दिल्ली में लाल किले के प्राचीर से खड़े होकर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण दिया था। क्या दिया था? भाषण दिया था, जिसे कहा ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर ले। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में 1 नंबर में आ सकता है। ठीक है, और कई बार पूछा गया भी है। तो कहां से भाई? लाल किले से भाषण देते हैं कौन? जवाहरलाल नेहरू, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। कौन थे भाई? प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने भाषण दिया था जिसका नाम क्या था? भाग्यवधु से तो भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, और ट्रेस विद डेस्टिनी इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ये भाषण जो दिया गया उसके लिए प्रयुक्त होता है। चलिए जी, तो ये जो आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, ये इतनी आसान नहीं थी, ये इतनी इजी नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ी लड़ाई थी, और आज़ाद जब हम हो गए तब भी हमें एक बहुत बड़ी समस्या से होकर गुजरना पड़ा, जो थी विभाजन, जिसने और नई चुनौतियों को जन्म दिया। इस अध्याय में हम इन्हीं चुनौतियों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। खैर, जब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चल रही थी, तभी 2 चीजें हमारे भारत के नेताओं के दिमाग में बिल्कुल क्लियर थी, जिसमें से एक है कि भारत जब स्वतंत्र होगा तो शासन जो है लोकतांत्रिक तरीके से चला जाएगा। कैसे चलाया जाएगा? यानी 2 बातों में एक बात क्या है कि लोकतांत्रिक शासन होगा, और दूसरी बात, सरकार सभी वर्ग के लिए काम करेगी। यानी समाज का हर तबका, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो शिक्षित हो, चाहे वो अशिक्षित हो, चाहे वो दलित हो या उच्च जाति का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, यानी ईच एंड एवरी, हर कैटेगरी के लोगों के लिए काम करेगी। सरकार अपने लाभ को, अपनी कल्याणकारी योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करेगी।
वीडियो पॉज करो, प्ले करो। ठीक है मेरे भाई, तो दो चीजें बिल्कुल क्लियर है कि सरकार जो है लोकतांत्रिक तरीके से शासन करेगी और दूसरा समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य करेगी। तो जब भारत आजाद हुआ तो भारत के समक्ष तीन सबसे बड़ी चुनौतियां आती हैं। ठीक है, जो इस चैप्टर का सबसे खास टॉपिक है और एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो आप इन टॉपिक्स को बड़े ध्यान से सुने। ठीक है, डस्टर दे दो भाई। तो भारत के समक्ष तीन चुनौतियां जो हैं अब विद्यमान होती हैं। भारत के समक्ष तीन चुनौतियां। तो सबसे पहली चुनौती जो आती है भारत के सामने वो है एकता और अखंडता। एकता और अखंडता कायम करने की। तो जब भारत आजाद हुआ तो भारत के समक्ष मुख्य तीन चुनौतियां आती हैं। कितनी चुनौतियां आती हैं? तो जो सबसे पहली चुनौती थी वो थी एकता और अखंडता को कायम करने की। क्या थी मेरे भाई? तो मैं आपको बताऊं, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारत के अंदर अलग अलग राजा थे। वो राजा अलग अलग धर्मों के थे, अलग अलग जातियां थी, अलग अलग संस्कृति से आते थे। उनका पहनावा, वेशभूषा, बोलचाल, संस्कृति, सब चीज अलग था। ब्रिटिश ने, यानी ब्रिटिश जो शासन था, उसने अलग अलग राजाओं से अलग अलग तरीके की संधियां कर रखी थी, किसी से कुछ तो किसी से कुछ। तो अंग्रेजों ने क्या करा, उन सभी राजाओं को स्वतंत्र कर दिया अलग। मैं आपको बताऊं, उस समय भारत के अंदर 565 रियासतें थी। कितनी थी मेरे भाई? 565। मार्कर किधर गया भाई? 565 रियासतें थी। इन्हें देसी रियासतें भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? देसी रियासतें। देसी रियासतें यानी छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे एरिया में जो है राजाओं का शासन होना। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी थी? 565। तो इन 565 को अलग स्वतंत्र कर दिया, पूरा का अलग अलग। ठीक है, जैसे जूनागढ़ एक रियासत थी, कश्मीर, हैदराबाद, ठीक है, मणिपुर, ऐसे अलग अलग रियासत। ठीक है, तो इन्हें कहा कि आप चाहें तो पाकिस्तान में जाकर मिल सकते हैं, चाहें तो भारत में आकर मिल सकते हैं, और चाहें तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी कायम रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि जैसे हैदराबाद है। क्या है भाई? हैदराबाद। तो हैदराबाद को यह कहा गया कि आप चाहें तो पाकिस्तान के साथ मिल सकते हैं, चाहें तो भारत में मिल सकते हैं, चाहें तो अपना स्वतंत्र देश बना सकते हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि 565 रियासतों को यदि ऐसे खुली परमिशन दे दी जाए तो भारत जो एरिया था उसका आज नक्शा क्या होता। तो अब होना क्या था कि यानी एक पाकिस्तान तो अलग है, एक भारत अलग, अब अलग अलग देश। तो ऐसे में भारत कई टुकड़ों में बंट जाता। तो ऐसे भारत के समक्ष एकता और अखंडता को कायम करने की एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई। लेकिन इस चुनौती को बहुत ही इजीली हैंडल कर लिया गया। ये सब कुछ हो पाया एक सुपरसोनिक पर्सनालिटी के कारण, जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके इसी काम के लिए उन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। अभी हम आगे उनके बारे में और डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो नेक्स्ट पॉइंट है। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? लोकतंत्र की
स्थापना। क्या है भाई? लोकतंत्र की स्थापना। तो दूसरी चुनौती भारत के सामने जो आती है वो आती है लोकतंत्र की स्थापना। किसकी आती है? लोकतंत्र की स्थापना। दोस्त मैं आपको बता दूं कि द्वितीय विश्व युद्ध जस्ट खत्म हुआ था। यानी कब खत्म हुआ? 1945 में। 1947 में इंडिया आजाद हुआ। यानी अब एशिया और अफ्रीका के देश स्वतंत्र होना शुरू हुए थे। ये हमने पिछली बुक में जैसा कि पढ़ा। तो अब होता क्या है मेरे दोस्त कि अब तक लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसका पालन ज्यादातर देशों में नहीं हो रहा था, एशिया और अफ्रीका की। ठीक है। दूसरी बात, जहां पर लोकतंत्र है वहां पर यह कहा जाता है कि जनसंख्या पढ़ी लिखी है। ठीक है। नागरिक अपने अधिकारों को लेकर सचेत है और भी बहुत सारी बातें। तो भारत उन पैरामीटर्स पर जो है खरा नहीं उतर रहा था। भारत की अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित थी। भारत अभी अभी आजाद हुआ था। उसके पास जो है चुनाव कराने के लिए मशीनरी नहीं थी और भी बहुत सारी समस्याएं। वैसे इन समस्याओं को हम अगले अध्याय में बहुत ही विस्तार से जानेंगे। तो ये दूसरी समस्या हमारे आगे आ गई थी लोकतंत्र को कायम करने की, कि किस तरीके से हम लोकतांत्रिक जो है शासन प्रणाली को ला सकते हैं और उसके द्वारा अपने देश का शासन चला सकते हैं। ठीक है। अब आता है तीसरा पॉइंट, समानता के आधार पर विकास। कहां है भाई विकास? चलो जी। तो भाई ये अपनी क्लास वाला विकास नहीं है। इस विकास का मतलब है डेवलपमेंट। क्या है मेरे भाई? डेवलप। तो कहां हम विकास करेंगे? क्या करेंगे? विकास। लेकिन कैसा विकास? कि भाई अमीर और अमीर हो जाए? नहीं। इसमें यह कहा गया कि विकास ऐसा होगा कि समाज का हर तबका, समाज का हर वर्ग जो है अपने आप को लाभान्वित कर सके। कार्यप्रणाली को इस तरीके से चलाया जाएगा कि विकास का लाभ देश के प्रत्येक नागरिक को मिले, देश के प्रत्येक वर्ग को उसका लाभ मिले। ऐसा नहीं कि केवल गरीबों के लिए ही सरकार कार्य कर रही है या फिर केवल अमीरों के लिए ही कर रही है या किसी जाति विशेष के लिए कर रही है। ऐसा नहीं। सरकार जो है पूरी निष्ठा के साथ जो है देश के हर वर्ग के लिए कार्य करेगी। ठीक है। तो ये हमारा 3 पॉइंट होते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है भारत के समक्ष स्वतंत्रता के बाद कौन सी 3 चुनौतियां थी? आप आंसर लिखेंगे। भारत के समक्ष 3 चुनौतियां थी। पहला, एकता और अखंडता को कायम करने की। फिर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर सेकंड आएगा लोकतंत्र की स्थापना, सेकंड पॉइंट बनेगा। फिर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर थर्ड आएगा समानता के आधार पर विकास। फिर इसे लिखकर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। चलिए जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। फ्रेंड्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे विभाजन को, यानी जो पार्टीशन हुआ। क्या हुआ? पार्टीशन। तो जैसे कि मैंने बताया 14-15 अगस्त को जो है 1947 में भारत और पाकिस्तान जो है 2 राष्ट्र अस्तित्व में आए। तो विभाजन की बात हुई क्यों? पहले तो ये कहा कि भाई भारत जो है स्वतंत्रता चाहता है, भारत को स्वतंत्र किया जाए। तब एक बंदा निकल के आता है जिसका नाम है जिन्ना। क्या नाम है? जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने द्विराष्ट्र का सिद्धांत रखा। क्या रखा भाई? द्विराष्ट्र का सिद्धांत। जिन्ना ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत रखा। हालांकि द्विराष्ट्र का सिद्धांत जिन्ना का नहीं था, ये इससे पहले ही किसी ने रखा था 1867 में। कब भाई? 1867 में सैयद अहमद खान। ठीक है भाई, सर सैयद अहमद खान ने जो है इसके बारे में बताया कि भाई ये जो है आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो है
संस्थापक हैं। इन्होंने उर्दू और हिंदी विवाद के चलते इस वर्ड को लाया था। ठीक है, द्विराष्ट्र का जो सिद्धांत है, ये जो वर्ड है, सबसे पहले किसने यूज करा? सैयद अहमद खान ने। तो इसने कहा कि भारत जो है, इसकी इजी डेफिनेशन जो है कि भारत जो है केवल हिंदुओं का नहीं है, ये हिंदू और मुस्लिम दो अलग राष्ट्र हैं। तो इसलिए मुस्लिमों के हित भारत में जो है सुरक्षित नहीं रह सकते, इसलिए अलग जो है राष्ट्र हमें दिया जाए, यानी मुस्लिमों के लिए एक अलग देश बनाया जाए। ये मांग 1867 में पहले दबे शब्दों में पेश हुई और धीरे धीरे इसे जिन्ना ने पूरे तरीके से जो है पेश कर दिया। ठीक है भाई, अंग्रेज तो चाहते ही थे भारत का विभाजन हो, भारत के टुकड़े टुकड़े हो। चलिए जी, द्विराष्ट्र का सिद्धांत पेश करा। तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत जैसे कि मैंने आपको समझा दिया कि भाई भारत हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग धर्मों के लोगों का देश है, इसलिए मुस्लिमों के हित यहाँ सुरक्षित नहीं है, इसलिए मुस्लिमों का एक अलग देश होना चाहिए। ये बात जिन्ना जी ने कह डाली। अब बात आती है कि भाई जो मुस्लिमों के लिए अलग देश बनाया कैसे जाए। तो सबसे पहले समस्या यही खड़ी होती है। अच्छा जी, क्योंकि कोई भी, ये समस्या कैसे खड़ी हुई? क्योंकि कोई भी ऐसा एरिया ही नहीं था जहां पर केवल मुस्लिम रहते हो या फिर केवल हिंदू ही रहते हो। ये पूरी मिली जुली जनसंख्या एक साथ निवास करती थी। हाँ, ऐसा था कि कहीं पर मुस्लिमों की संख्या अधिक है तो कहीं पर हिंदुओं की संख्या अधिक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं था कि केवल हिंदू ही हिंदू है और केवल मुस्लिम ही मुस्लिम है। ऐसी कोई जगह नहीं थी। तो इसका सीमांकन कैसे किया जाए? तो इस तरीके की कुछ समस्याएं खड़ी हुई। तो ऐसे में विभाजन के लिए एक बंदे को बुलाया जाता है जिसका नाम है रेडक्लिफ। क्या नाम है भाई? रेडक्लिफ, सर सीरियल रेडक्लिफ। ये कौन था भाई? ये एक लॉयर था। कौन था भाई? लॉयर। एक वकील था भाई, लंदन का। तो इसने क्या करा? इसने जो है जो लाइन खींचने, जो विभाजन करना है वो किया। कैसे किया? बड़े ही भद्दे तरीके से किया भाई ने। भाई कोई आर्टिस्ट नहीं हूं, बस ट्राई कर रहा हूं भारत का नक्शा बनाने का। ठीक है, ये यहां से हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, ये कुछ ऐसे। चलिए जी, कुछ ऐसा है, कुछ कुछ। तो यहां पर हमारा क्या है? पंजाब। तो ये पंजाब, कराची, ये सब जो एरिया है, सॉरी, ये जो एरिया है यहां से लेके यहां तक का, इसे, ये पंजाब का जो एरिया है इसे काटकर बनाया गया पश्चिमी पाकिस्तान। क्या कहा गया भाई? पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, ये पंजाब वगैरह को काट के बनाता और यहीं असम और बंगाल को काटकर जो है पूर्वी पाकिस्तान बनाया। क्या बनाया गया भाई? क्यों? क्योंकि यहां पर जो है मुस्लिम जो है संख्या में अधिक थे, इसीलिए इनको ऐसे बनाया गया। मैं आपको बताऊं, विभाजन रेखाएं ऐसी थी कि लोगों के घरों को काट के निकल रही थी। विभाजन की, रातों रात विभाजन हुआ तो किसी को पता ही नहीं था कि वो भारत में है, पाकिस्तान में है या बॉर्डर पे खड़ा है। तो ये चीज, ये समस्याएं निकल कर आए और इस समस्या ने आगे चल के बहुत विकराल रूप धारण करा। अच्छा जी, तो यहां पर रेडक्लिफ ने विभाजन रेखा दे दी। लॉर्ड माउंटबेटन आए, कहा कि भाई ये अलग पश्चिमी पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान। देखो, कोई भी ऐसा तरीका नहीं था कि सारे लोग, मतलब एक उठाकर दोनों एरिया को जोड़ दिया जाए, इसलिए दो पाकिस्तान बनाए गए। आप देख रहे हैं विभाजन कितना भयंकर चल रहा है। एक तरफ दो दो पाकिस्तान, एक तरफ भारत बन रहा है। भारत कहां बना पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि 565 तो रियासतें अलग अलग आजाद हुई, तो भारत कहां पर? तो इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं उस टाइम हमारे सामने विभाजन के कारण खड़ी हो गई। ठीक है जी, पाकिस्तान बन गया, ये बन गया। अब लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा 565 रियासतें हैं, वो भी जो है अलग अलग
खड़ी है। चलिए जी, इन 565 को यहीं हम रोकते हैं और चलते हैं कि इस विभाजन के फलस्वरूप क्या हुआ। तो दोस्त, ये जो विभाजन हुआ, जिस तरीके से, कितनी भद्दी तरीके से मैंने आपको बताया कि विभाजन हुआ, कि कहीं भी पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि केवल मुस्लिम ही मुस्लिम है या केवल हिंदू ही हिंदू है, मिक्स है। जहाँ पर मुस्लिम अधिक है वहाँ पर उन्होंने घेरा मारकर सीधा ही ऐसे रैंडम ही घेरा मार दिया। और मैं सही बता रहा हूँ, रैंडम ही मारा है, कोई ऐसा पर्टिकुलर सर्वे नहीं किया गया, कोई जांच पड़ताल नहीं की गई। रेडक्लिफ कोई ऐसा नहीं है कि भारत को वो स्टडी कर रहा था, वो जस्ट आया एक बंदा और उसको बस दे दिया पेन कि भाई मार दे नक्शा। वो कोई ज्ञाता नहीं था जो भारत आया हो, स्टडी किया हो, उसने यहाँ की डेमोग्राफी पढ़ी हो, ऐसा कुछ नहीं था। वो जस्ट आया और काम करके चला गया, ठीक है। और उसका काम का कांड अभी तक चल रहा है हमारे साथ, जो हम देखते हैं। खैर, अब इस विभाजन से अलग अलग तरीके की समस्याएं खड़ी हो गई हमारे सामने। पहली जो समस्या थी वो थी शरणार्थियों की समस्या। क्या थी भाई? तो पहला थी भाई, पहली समस्या जो थी वो थी शरणार्थियों की समस्या। किसकी समस्या थी भाई? शरणार्थियों की समस्या। अब एक बात बताओ भाई, एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ भी पाकिस्तान है, और बीच में क्या है? तो जो लोग यहां और यहां से उठकर आएंगे वो रहेंगे कहां? तो ऐसे लाखों शरणार्थी जो थे वो अपना घर बार छोड़कर निकल पड़े, पता नहीं कैसे चलेंगे। लगभग 80 लाख शरणार्थी, 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। कितना भाई? 80 लाख जो है लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। क्या ये इतना आसान है जितना मैंने यहां पर लिख दिया है? नहीं मेरे दोस्त, कई बार तो लोगों को आधे घंटे के अंदर अपना घर बार सब कुछ खाली कर कर जाना होता था। तो वो क्या ही लेके जाएंगे, क्या ही कर लेंगे? आधे घंटे में अगर हमें कहा जाए कि अपना घर खाली करके चल दो तो क्या हो जाएगा? क्या ही ले लोगे आप? कुछ नहीं लेके जा पाओगे। लोग किसी तरीके से अपने घर बीवी बच्चे, घर के जरूरी सामान बीवी बच्चों को लेकर निकल पड़ते थे। भाई ट्रक जा रहा है, इतने बजे ट्रक जाएगा, सब ट्रकों पे पहुंचो, इस तरीके से ट्रक निकलते थे। भाई बहुत ही दर्दनाक था, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इसे। लोग अपने बच्चों को खुद ही मार देते थे, अपनी बहू बेटियों को खुद ही मार देते थे इज्जत के नाम पर, कि कहीं और उनकी इज्जत आबरू रास्ते में ना कोई लूट ले। हजारों लड़कियों का अपहरण किया गया, हजारों लड़कियों के साथ रेप किया गया। ये सब हुआ सीमा के उस पार और इस पार। छोटी छोटी घटनाएं हैं, अगर सब कुछ बताने लगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। एक छोटी सी मैं बताना चाहूँगा। एक ट्रेन आई थी, वो ट्रेन पूरी लाशों से भरी हुई थी, लिखा था नेहरू और गांधी को जिन्ना का तोहफा। तो इस तरीके से अब उस ट्रेनों को भाई लोगों को पता न चले, उसको चुपचाप रात जो है साफ किया गया, बिल्कुल लाशों को दफनाया गया, लेकिन खबर निकल गई। फिर यहाँ पर दंगे शुरू हो गए। मूवी आपने देखी ही होगी गदर, उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है विभाजन को। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी और सच में हो रही थी। यहाँ पर से जो लोग जा रहे थे उन पर हमले हो रहे थे, वहाँ से जो लोग आ रहे थे वहाँ पर वो लोग हमले कर रहे थे। तो इस तरीके से बहुत दर्दनाक सीन हमें जो है इस विभाजन के फलस्वरूप देखने को मिला। तो ये शरणार्थी जब आए भारत, तो इनका समाधान कैसे हुआ? तो यहाँ पर जो गुरुद्वारे थे, मंदिर थे, यहाँ पर लोगों को रुकवाया गया। ठीक है, ऐसी एक छोटी सी घटना है। मंदिर था, एक मस्जिद था, एक उस मस्जिद के अंदर कुछ हिंदू परिवार रुके हुए थे, तो उन्हें कहा गया कि वो मस्जिद से निकले। तो जब उन्होंने निकलने से मना कर दिया तो खुद गांधी जी गए और कहा कि आप बाहर निकलिए। तो इस तरीके से कि छोटी मोटी कुछ चुटपुट घटनाएं होती थी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। क्या है भाई हमारा नेक्स्ट पॉइंट? देसी रियासतों की समस्या। ये पॉइंट मैंने आपको समझा दिया,
जैसे कि मैंने बताया 565 अलग अलग रियासतें बिल्कुल आज़ाद कर दी थी। तो हर किसी के अंदर भाई राजा है, वो आम नागरिक नहीं है, उसके अंदर जो है देश की भावना है, वो सीधा वो राजा बनना चाहता है, किंग बनना चाहता है, तो वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई की सूझबूझ के कारण जो है इसे एकीकृत कर लिया गया। ठीक है, क्या हुआ, एक पेपर बनाया गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या बनाया गया? इसको विलय पत्र कहा गया। क्या कहा गया भाई? विलय पत्र। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ और समझदारी से सारे कुछ को छोड़कर, कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, ये जो मणिपुर वगैरह ये कुछ थे, इन्हें छोड़कर बाकी सबके साइन ले लिए, इन 4 को छोड़कर, और बाद में इन्हें भी विलय कर लिया गया। ठीक है, और आज जो हमारा कश्मीर है ये भी पूरी तरीके से मिल चुका है। ठीक है, तो विलय पत्र ये किन्होंने बनाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया था भाई। अब इसी निर्माण, इन्होंने राष्ट्र निर्माण की बहुत बड़ी भूमिका थी, इसलिए इन्हें लौह पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लौह पुरुष। लौह पुरुष, इंडिया के आयरन मैन। क्या भाई? आयरन मैन। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी, प्रशासनिक और आर्थिक कठिनाई। चलिए जी भाई, विभाजन जो है इतना आसान नहीं था। जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं ये बात, विभाजन केवल देश का नहीं था। हालांकि कहा गया कि ये विभाजन जो है केवल जमीन के टुकड़े का है, नागरिकों का नहीं है, नागरिक जहां चाहे वहां रह सकते हैं, लेकिन ये कहने भर की बात थी। जो पुलिस कल को उन लोगों की रक्षा कर रही थी, वही पुलिस उन लोगों को गलत निगाह से, विदेशी की निगाह से देखने लगी। लोग अपनी ही जमीन पर विदेशी बन गए, अपनी ही जमीन पर पराये बन गए। तो लोगों का बंटवारा हुआ, और ये लोगों का ही नहीं, हर एक चीज का बंटवारा हुआ। टेबल, कुर्सी, मेज, टाइपराइटर, हर चीज, सेना के अंग, हर एक चीज बांटा गया, सेना के यंत्र वगैरह सब चीजें बांटी गई। ठीक है, इसके अलावा भारत पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देता। कितने देता भाई? 55 करोड़ रुपए। लेकिन भाई अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने क्या करा? कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। तो कश्मीर पर आक्रमण कर दिया, इसीलिए अब हमारे संबंध हो गए खराब। हालांकि पहले हुआ ही था खराब, और उसने युद्ध कर दिया। तो ऐसे में भारतीय नेताओं ने जो है इस 55 करोड़ की राशि को रोकने का फैसला किया। लेकिन फिर हमारे गांधी जी आते हैं और वो आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि उन पाकिस्तान को जल्द से जल्द ये 55 करोड़ रुपए दिए जाए। तो यहां पर भारत को फिर से जो है 55 करोड़ रुपए की राशि का नुकसान। और उस टाइम 55 करोड़ रुपए बहुत थे मेरे भाई। उस टाइम $1 की वैल्यू 1 रुपए थी। तो आप समझ सकते हैं 55 करोड़ रुपए कितने रहे होंगे। ठीक है, तो ये प्रशासनिक कठिनाइयां जो है हमें देखने को, आर्थिक कठिनाइयां भी देखने को मिलती। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक बताइए भाई, डस्टर दे दो।